जय हिंद। तो चलिए हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं। ये प्रीवियस इसका क्वेश्चन है पॉलिटी का। तो देखिएगा भाई, क्या होता है ना कि आप जब तैयारी कर रहे हैं तो आपको प्रीवियस क्वेश्चन पे थोड़ा सा कमांड होना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आप क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है, नहीं छोड़ना है, वो आपको प्रीवियस क्वेश्चन से आपको देखने को मिल जाएंगे। और ऑनलाइन में क्या हो रहा है ना, आजकल यूट्यूब पे ऐसे होते जा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा कि एक क्वेश्चन चल रहा है, आज ढेर देरी तक इंतजार कर रहे हैं, चलो जी आंसर बताओ जी, आंसर बताओ जी, आंसर बताओ जी, क्या होगा। भाई ऐसे सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होने वाला है। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अब जो बच्चे वहाँ पे हैं सिर्फ और सिर्फ भीड़ का हिस्सा बने हुए हैं। तो हम सिर्फ यही बताते हैं कि जहाँ से आपको फायदा मिलेगा आप देखिएगा। आप इस जहाँ अगर इस चैनल पर आप आए हैं तो आप देखिएगा कि क्या आपको फायदा सच में हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप खुद कमेंट में हमको बताइएगा, ठीक है, क्योंकि बकवास हम बिल्कुल भी नहीं करते हैं, ठीक है। तो चलिए सीधी बात और नो बकवास, और थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा आपको। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है भाई। तो आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है हमें कि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। तो आज की बात करते हैं तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब आया था, तो 2020 में आया था न्यू एजुकेशन पॉलिसी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आया था तो किसके समिति की सिफारिश पर आया था, तो ये कस्तूरी रंजन की सिफारिश पर आया था, कस्तूरी रंजन की सिफारिश पर आया था। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो आप इसे याद रखिएगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी किसके समिति की सिफारिश पर आया था, तो कस्तूरी रंजन की सिफारिश पर आया था। यहाँ तक तो क्लियर है। अब हमें क्या देखना है कि ये वाला राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है, इसके बारे में जो क्या क्या उद्देश्य था उसको हमें देखना है, ठीक है। राष्ट्र के विकास के लिए उच्च स्तर की शिक्षा ही एकमात्र मार्ग है। तो बिल्कुल सही भी हो सकता है। देखिए आप खुद आप जैसे बड़े बड़े जो स्टेटमेंट दिखाई पड़ते ना है, तो आप उससे डरना बिल्कुल नहीं है। आप पढ़िएगा ना, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा ना, आप खुद ब खुद आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सही है, हमें नहीं पूछा है तो ये तो होगा नहीं। शिक्षा समाजवाद धर्म निरपेक्ष और लोकतंत्र को मजबूत बनाता है, बिल्कुल सही बात है। तो यह तो होगा नहीं। शिक्षा सिर्फ उनके लिए जो रुचि रखते हैं। देखिएगा, ये तो आप जैसे में क्या होगा ना, अच्छा फिर आगे पढ़ लेते हैं तो फिर आपको खुद लग जाएगा। पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा की सही व्यवस्था होनी चाहिए, जी बिल्कुल ये भी सही बात है। तो ये तो हमें गलत भी पूछना है, तो ये भी तो सही है। अब खुद आपको दिमाग में लगेगा कि अरे यार, शिक्षा सिर्फ उनके लिए जो रुचि रखते हैं, ऐसा मतलब थोड़ी नहीं है। शिक्षा जो दिया जा रहा है सभी को दिया जा रहा है। आज जिसको पढ़ना है नहीं पढ़ना वो तुम समझो, तो ऐसा थोड़ी नहीं है, समझ गए ना। तो वो तो शिक्षा जो दिया जा रहा है सभी लोगों को दिया जा रहा है। पढ़ने वाला व्यक्ति ना अपना समझे, किसी की रुचि से तो डिपेंड नहीं कर रहा है। समझ में आ गया ना। शिक्षा जो पॉलिसी आया है वो सभी के लिए बराबर ही है, ऐसा नहीं है किसी के साथ भेदभाव में है। हाँ, वो आरक्षण वगैरह है तो बात की बात है। ये तो यहाँ तक क्लियर है ना। तो इसका आंसर आपके सामने कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपके सामने 3 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया, और इसका पीडीएफ चाहिए तो टारगेट जीएस बाई मान सिंह टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, वहां पे सर्च करने के बाद ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। बशर्ते मानते हैं कि मेरा चैनल छोटा है लेकिन हम कंटेंट काफी अच्छा दे रहे हैं। अगर आपको कंटेंट में कोई कमी लग रहा होगा, कोई डिस्कशन में कमी लग रहा होगा तो बताइए कि हाँ तुम्हारा कंटेंट में काफी ज्यादा कमी है, खामियां हैं, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं। और जो राइटिंग की बात है ना भाई, हम मेरे पास में पेन नहीं है, हम हाथ से ही लिखते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा राइटिंग ठीक से नहीं बैठ पाता है। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। संघवाद की बात बोलते हैं तो संघवाद का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले ये इसका अर्थ समझ लीजिए। संघवाद का अर्थ क्या होता है ना कि जिसमें शक्ति की बात है, शक्ति जिसमें किस कोई भी व्यक्ति है उसके पास में तो शक्ति होगा। तो इसकी अगर शक्ति की बात है तो जिसमें राज एक है और फिर दूसरे में क्या है, केंद्र है। तो ये दोनों के बीच में शक्तियों का जो बंटवारा होगा ना एकदम समान रूप से होगा। मतलब कि जो राज्य सूची के विषय में जो दिया गया है तो उसको में जो शक्ति है उसको भी राज्य को मिलना चाहिए, केंद्र को भी मिलना चाहिए। यानी शक्तियों का विकेंद्रीकरण के बारे में किया गया है। संघवाद क्या कहता है कि जहां राज्य और किसके बीच में, संघ के बीच में यानी केंद्र के बीच में शक्तियों का क्या हो, बंटवारा हो, वही संघवाद कहलाता है। और एकात्मक क्या कहलाता है, तो एकात्मक कहलाता है कि सिर्फ और सिर्फ जो सत्ता हो किसके हाथ में हो, यानी सेंट्रलाइज गवर्नमेंट हो। सेंट्रलाइज गवर्नमेंट मतलब एकदम एक के हाथ में, एकदम नीचे से लेकर के ऊपर तकला, एकदम एडी से लेकर चोटी तक एक के आदमी के हाथ में है। जैसे में आप देख सकते हैं वहां किम जोंग उन का सरकार देख सकते हैं, ठीक है, एकदम एकात्मक है। फिर रसिया को आप देख सकते हैं एकदम एकात्मक है, ठीक है। संघवाद उसमें नहीं झलकता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अब देखते हैं अगले पे। संघवाद संघ और राज्य के बीच सत्ता का विकेंद्रीकरण, बिल्कुल अभी तो हमने यही देखा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं। क्या बोला गया है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, यह किसने कहा था, तो ये तो काफी ज्यादा फेमस है। इसको तो बताना बिल्कुल नहीं हमको चाहिए। कौन है, ये अब्राहम लिंकन है, ठीक है। ये अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति के रूप में बने थे, ठीक है, तब ये बताए थे। क्या बोला था कि इनमें से राष्ट्रीय राजनीतिक दल, देखिए
ये कब का है करंट अफेयर, ये करंट अफेयर के टाइप में पूछा गया है, तो इसको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी थी? देखिएगा, बात करते हैं तो 1986 से 90 के बीच में क्या था ना कि श्रीलंका में अशांति, राजनीतिक अस्थिरता था। तो सैन्य सेना को भेजा गया था भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, तो उस समय भारत के सरकार के द्वारा जब भेजा गया था सेना को वहां पे शांति स्थापित करने के लिए, तो उस समय अब देखिएगा 86 से 90 के बीच में प्रधानमंत्री कौन होंगे, अब खुद देख करके बताइएगा कौन होंगे। तो यही कौन थे, तो राजीव गांधी थे। ठीक है, तो राजीव गांधी ही क्या थे उस समय यहाँ इंडिया के क्या थे, प्रधानमंत्री थे, राजीव गांधी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपके सामने हो जाएगा। क्योंकि देखिएगा, बात करते हैं यहाँ पे इनके बारे में, ये किनके बारे में, ये इंदिरा गांधी के बारे में। तो इंदिरा गांधी तो 1984 में तो मरिए गए थे, इनको तो मार दिया गया था। अब 2 साल के बाद यहाँ से फिर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 86 से 90 के बीच में। ठीक है, तो उसके बाद इंदिरा गांधी के बाद कौन बने थे प्रधानमंत्री, तो यही बने थे राजीव गांधी। ठीक है, ये सबसे कम समय में यानी सबसे युवा प्रधानमंत्री होने का अभी जो ख्याति प्राप्त है, ये किन्हें प्राप्त है, तो यही प्राप्त है राजीव गांधी को। ठीक है, और सबसे खूबसूरत प्रधानमंत्री भी। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन, तो राजीव गांधी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या बोला गया है कि भारत में दल विहीन, दल विहीन मतलब क्या होता है, यानी जो पार्टियां विहीन होना चाहिए, जो हम जो अभी बात कर रहे हैं यही पार्टी है, बीजेपी, जेडीयू, फिर और तरह की जो पार्टियां है, आरजेडी, बहुत तरह की पार्टियां है। ठीक है, तो वो विहीन होना चाहिए। तो ये परिकल्पना किसने किया था, तो ये परिकल्पना किए थे ये हमारे बिहार के कौन है व्यक्ति, जेपी बाबू यानी जयप्रकाश नारायण बाबू ने किए थे। ठीक है, जो जो क्या किए थे, इन्हीं की वजह से क्या हुआ था ना कि जैसे मैं आप जैसे में आप बता देते हैं यहाँ पर ही, कि 25 जून 1975 ईस्वी की अगर बात करते हैं, तो कहा जाता है कि जो देश में इमरजेंसी लगा था, ये इमरजेंसी लगवाने में इनका प्रमुख, समझिए कि इन्हीं की वजह से ही लगाया गया था। क्योंकि इससे डर गई थी कौन, इंदिरा गांधी डर गई थी, और इन्हीं की वजह से क्या हो गया था कि इमरजेंसी इसको थोपना पड़ गया था, किसको, इंदिरा गांधी को, पूरे देश पर। खैर ऐसा नहीं होना, अब बाकी खैर ये तो राजनीतिक बात है, हम लोग को वो नहीं करना है। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि भारत एक क्या है, तो भारत एक क्या है, तो धर्मनिरपेक्ष है। भारत का एक धर्मनिरपेक्ष का परिभाषा अलग है। इसका परिभाषा क्या है कि भारत देश का कोई धर्म नहीं है। ठीक है ना, भारत देश की अगर धर्म की बात करते हैं तो इसके धर्म बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये सभी धर्मों को समान रूप से मानता देता है। ठीक है ना, सभी धर्मों को समान रूप से मानता देता है। और जैसे पश्चिमी सभ्यता, पश्चिमी देशों में अगर धर्मनिरपेक्ष की बात करते हैं तो उससे धर्म से और राज्य से अलगाव का बोध होता है। ठीक है, लेकिन हमारे जो धर्मनिरपेक्ष में है, वो हमारे धर्मनिरपेक्ष में जो परिभाषा दिया गया है उससे राज्य का और धर्म का अलगाव की बात नहीं किया गया है। ठीक है, चलिए, तो समझ में आ गया। तो हमारा भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है कि मानव और नागरिकों के अधिकार घोषणा पत्र के बारे में गलत है। मानव और नागरिकों के अधिकार, जो अधिकार जो दिया गया है 12 से 35 तकला में, और जो मानव को अधिकार जैसे विश्व स्तर पे भी जो अधिकार देना चाहिए उसके बारे में भी इसमें इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। अब देखिएगा क्या क्या, इसे पुरातन व्यवस्था का मृत्यु प्रमाण पत्र कहा जाता है। तो हाँ बिल्कुल, इसे पुरातन व्यवस्था का मृत्यु प्रमाण पत्र भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तो यही जो अधिकार दिया गया है मानव को जो अधिकार दिया गया है उसको बारे में। ठीक, ये तो सही है। इसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को अपनाया गया है। जी हाँ बिल्कुल, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को तो बिल्कुल अपनाया ही गया है, तो ये भी सही है। अब देखिएगा, सभी वयस्कों को मताधिकार दिया गया है। अब आप खुद बताइएगा कि मताधिकार का जो अधिकार दिया गया है ये का मूल अधिकार है, तो कहे कि नहीं भाई, ये मूल अधिकार बिल्कुल नहीं है। ये क्या है, तो ये है कानूनी अधिकार है। ये क्या है, तो ये कानूनी अधिकार है। तो ये तो मूल अधिकार तो है नहीं, और हमें पूछा क्या गया है, गलत है, गलत को ही पूछा गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़े अगले पे। क्या बोला गया है कि पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारण न्यूनतम आयु सीमा क्या है। देखिएगा, पंचायत चुनाव की अगर हम बात करते हैं तो पंचायत चुनाव कौन से आर्टिकल के तहत में होता है, यानी राज्य निर्वाचन आयोग की बात करते हैं तो आर्टिकल 243 का की। ठीक है, और इसके में क्या होता है कि अच्छा, और भी आर्टिकल हम यहाँ पे चर्चा कर देते हैं। ये तो हो गया पंचायत का चुनाव हो गया। अगर हम ग्राम पंचायत की बात करते हैं, ग्राम पंचायत का गठन, ठीक है, ग्राम पंचायत का गठन की बात करते हैं, तो ये गठन कौन से आर्टिकल के होता है, तो आर्टिकल 40 के तहत में होता है। आर्टिकल 40 के तहत में ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। ठीक है,
तो अगर हम बात करते हैं कि इसके सदस्य बनने के लिए जो आयु होती है कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। 21 वर्ष से ज्यादा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया कि बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायती राज की संरचना की सिफारिश की थी। देखिएगा, बलवंत राय मेहता समिति 16 जनवरी और 1957 ईस्वी को क्या किया गया था, गठन किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति को क्यों गठन किया गया था, ये इनको गठन ये किया गया था कि जो पंचायती राज जो है इसे किस रूप में लागू किया जाए, कैसे लागू किया जाए, इसके जांच पड़ताल के लिए ही क्या किया गया था, इसे बलवंत राय मेहता समिति को नियुक्त किया गया था, ठीक है। तो इन्होंने सुझाव क्या दिया था कि जो हमारे भारत में जो पंचायती राज लागू हो वो त्रिस्तरीय हो, त्रिस्तरीय। तो कई बच्चों को समझ में नहीं आता होगा, चलिए त्रिस्तरीय क्या होता है देखिएगा, हम समझाते हैं त्रिस्तरीय क्या होता है। एक सबसे नीचे की अगर बात बोलते हैं तो सबसे नीचे में क्या है, तो नीचे में है ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत। फिर उसके बाद की अगर बात करते हैं तो पंचायत समिति है, दूसरे पर कौन है, पंचायत समिति, जिसको आप ब्लॉक भी बोल सकते हैं, या बोलते बोलते भी हैं, बोलते हैं कि हम ब्लॉक में जा रहे हैं। इसका जो अधिकारी होता है बीडीओ होता है, कौन होता है, बीडीओ होता है। और ऊपर में जब आते हैं ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, और यहाँ पे जब आ जाते हैं तो जिला परिषद, सुनते हैं ना, तो ये सबसे ऊपरी है। देखिए 3 गो स्तर में बांटा गया कि नहीं बांटा गया, तो हाँ बिल्कुल बांटा गया, यही है त्रिस्तरीय व्यवस्था, ठीक है। और इनका बेटा था कौन, 1977 ईस्वी में अशोक मेहता समिति का गठन किया जाता है, इनका बेटा था। और इन्होंने जो दिया था पंचायत के लिए वो द्विस्तरीय समिति का सुझाव दिया था, लेकिन ये बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय का सुझाव दिए थे। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले पे। संविधान के किस संशोधन ने मूलभूत अधिकारों पर नीति निर्देशक सिद्धांतों की श्रेष्ठता प्रदान की, ठीक है। देखिए नीति निर्देशक की अगर बात करते हैं तो कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। आयरलैंड से लिया गया है। तो हमारे संविधान में कहाँ से कहाँ तक में है, तो हमारे संविधान में 36 से लेकर के कहाँ तक में है, 51 तक में है। ये डीपीएसपी होता क्या है, मतलब कि ये सरकार से अपेक्षा किया जाता है कि यह नागरिकों के लिए क्या करे, एक कल्याणकारी एक कानून बनाए जो क्या हो, उसके लिए कल्याणकारी हो, ठीक है। अच्छा, अब ये डीपीएसपी के लिए कहाँ से लिया गया है, तो ये आयरलैंड से लिया गया, 36 से 51 तक में है। तो डीपीएसपी के कुछ आर्टिकल हैं वो हम आपको सामने रखते हैं ताकि आपको याद हो जाए। आर्टिकल 40 की बात करते हैं तो आर्टिकल 40 में क्या किया गया है, ग्राम पंचायत का गठन किया गया है, ग्राम पंचायत का गठन किया गया है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 44 की, तो आर्टिकल 44 में क्या गया है, समान नागरिक संहिता, क्या, समान नागरिक संहिता के बारे में बोला गया है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं 43 की, तो 43 में क्या बोला गया है, तो 43 में बोला गया है कुटीर उद्योग के बारे में बोला गया है, कुटीर उद्योग के बारे में बोला गया है। अगर हम बात करते हैं 39 की क की, तो 39 के क में क्या बोला गया है कि गरीबों को निःशुल्क एवं विधिक सहायता दिया जाएगा। गरीबों को क्या, निःशुल्क, निःशुल्क मतलब समझ में आता है, फोकट में, पैसा नहीं लगेगा। निःशुल्क एवं विधिक सहायता किया जाएगा, दिया जाएगा, विधिक सहायता दिया जाएगा, ठीक है। 39 के क में याद रखिएगा। और 39 के घ की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या बोला गया है ना, कि पुरुष एवं महिलाओं को समान वेतन दिया जाएगा, पुलिस बोल दिया, पुरुष एवं महिलाओं को समान वेतन दिया जाएगा, ठीक है। समझ में, इस समय और भी आर्टिकल हैं, लेकिन जैसे जैसे हम आएगा एक एक तुरी दे देंगे ना आपके दिमाग में, तो खौच पौच हो जाएगा, घुस नहीं पाएगा बढ़िया से, ठीक है। इसलिए कम कम देते हैं, और जैसे जैसे और भी आते हैं तो अब कुछ और अब बताएंगे उसके बारे में, ठीक है। चलिए अब हम क्या बताते हैं कि ये जो था 42वां संविधान संशोधन होता है। तो 42वां संविधान संशोधन कब होता है, तो 1976 में होता है ना। अब इसमें क्या था ना कि 31 का ग एक आर्टिकल जोड़ा गया, और इसमें कहा गया कि जो मूल अधिकार और की क्या डीपीएसपी, जब दोनों की बात होगा तो सबसे ज्यादा प्रभावी कौन होगा, तो डीपीएसपी प्रभावी होगा। ये किसके लिए, तो इसमें मूल अधिकार में संशोधन किया जा सकता है, किसको में, इसके प्रभावी बनाने के लिए मूल अधिकार में संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। तो यही तो पूछा गया था कि संविधान के किस संशोधन ने मूलभूत अधिकारों पर नीति निर्देशक सिद्धांतों को श्रेष्ठता प्रदान की। तो देखिएगा, यानी इसको में संशोधन नहीं होकर के किस में संशोधन कर दिएगा, मूल अधिकार में संशोधन करेगा, लेकिन डीपीएसपी में नहीं था। किसको श्रेष्ठता दिया गया, तो डीपीएसपी को दिया गया, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन हमने बताया। तो ये सब क्वेश्चन थोड़े से अच्छे रहते हैं, ये सब क्वेश्चन हल हल नहीं बनता कई लड़कों से। क्या बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू की अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा, जुडिशियल रिव्यू मतलब क्या होता है
कि जैसे में कोई निर्णय है, ठीक है, तो कोई निर्णय है, संविधान का कोई चीज है, तो उसके बारे में क्या होता है, जैसे में कोई चीज संविधान के बारे में दिया गया है तो उसको व्याख्या करना यानी जांच पड़ताल करना, ठीक है, वही है जुडिशियल रिव्यू। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन आपके सामने रखते हैं, ठीक है। देखिएगा ऑप्शन आपके सामने क्या रखा गया है, देखिएगा ऑप्शन हमने चारों यहाँ पे रख दिया। क्या बोला, अपने ही निर्णय का पुनरीक्षण, ठीक है, अपने ही निर्णय का पुनरीक्षण। फिर उसके बारे में बोला गया देश के न्यायिक प्रक्रिया के परिचालन का सूक्ष्म अवलोकन। फिर तीसरा क्या बोला गया है कि संविधान विधिक प्रावधान की संवैधानिक वैधता का परीक्षण, ठीक है। तो देखिएगा ये क्या, यहाँ पे तीसरा पे आप पढ़िएगा। फिर चौथा पे क्या बोला गया, संविधान का सर्वाधिक पुनर्विलोकन। ये तो सबसे पहले आपको ऐसे ही गलती लग रहा है कि सर्वाधिक पुनर्विलोकन क्या हो, इसको देखिए जहां पे आपको समझ में नहीं आया, जहां पे लगे थोड़ा सा उसको पहले काट दीजिए। बाकी हम तीन को में फिर अब देखेंगे कौन कौन सा छट रहा है ऐसे। क्या बोला गया तीसरा, आप देखते हैं कि संविधान विधि प्रावधान यानी संविधान के जो नियम के प्रावधान है, संवैधानिक वैधता का परीक्षण यानी संवैधानिक में क्या क्या वैध दिया गया है, वैध चीज, वैलिड चीज के बारे में बोला गया है। तो अब तीनों में देखिएगा तो सबसे ज्यादा आपको बेस्ट आंसर कौन सा मिलता दिखाई दे रहा है, तो यही तो दिखाई दे रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है कि किसी राज्य के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, मुख्य न्यायाधीश नहीं, मुख्यमंत्री, सॉरी, क्या किसी, तब तो कहें कि राज्य के मुख्य न्यायाधीश, क्या देखिएगा किसी राज्य के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है। देखिएगा आर्टिकल 163 के तहत में क्या होता है कि जो राज्यपाल जो है ना, राज्यपाल, ये राज्यपाल क्या करता है कि सीएम का नियुक्त करता है, क्या करता है, सीएम का नियुक्त करता है, ठीक है। क्या समझ में आ गया ना। अब देखिएगा, अब ये राज्यपाल को राष्ट्रपति कितने कौन से आर्टिकल के तहत में नियुक्त करता है, तो आर्टिकल 155 के तहत में ये राष्ट्रपति है जो राज्यपाल को नियुक्त करता है, ठीक है। अब ये राष्ट्रपति, ठीक है, ये राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को कौन से आर्टिकल के तहत में नियुक्त करता है, तो आर्टिकल 75 के तहत में क्या करता है कि प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है, ठीक है। समझ में आ गया, चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अगले पे। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करेगा, तो राज्यपाल करेगा यानी गवर्नर करेगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है कि उच्च न्यायालय के कोई न्यायाधीश है, ठीक है, जैसे में उच्च न्यायालय के कोई न्यायाधीश है सेवानिवृत्त हो गया है, तो निजी तौर पर वकालत की व्यवसाय स्तर कहाँ कहाँ कर सकते हैं। देखिएगा सबसे पहले कहाँ नहीं कर सकते हैं वो हम आपको दिखा सकते हैं। बोला क्या गया है, कहाँ कहाँ कर सकते हैं, देखिएगा कहाँ कहाँ नहीं कर सकते हैं वो हम आपको दिखाते हैं। जैसे में आप मान लीजिए कि पटना का कोई न्यायाधीश है यानी जज है, वो और क्या हो चुका है, वो रिटायर हो चुका है, तो देखिए कहाँ कहाँ नहीं करेगा। पटना जैसे में अब, जैसे में अभी पटना से रिटायर किया है, अभी अभी मान लीजिए कि पटना से रिटायर किया, तो ऐसा थोड़ी नहीं है कि ये व्यक्ति सब दिन पटने में रहा अपना 62 साल की उम्र में, कहीं कई सारे राज्य में गया होगा, कई सारे राज्य में हाई कोर्ट में अपना क्या सुनाया होगा, फैसला सुनाया होगा। तो जहां जहां ये फैसला सुनाया है भाई जी, वहां वहां ये आदमी नहीं जा सकता है, ठीक है, नहीं सेवा दे सकता है, वकालत नहीं कर सकता है, ठीक है, कुछ भी नहीं कर सकता है। यानी जहां जहां इससे तार जुड़े हुए हैं, जहां जहां ये दे चुका है, वहां वहां ये काम नहीं कर सकता है। समझ गए ना, कोई दिक्कत है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बात करते हैं तो क्या हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, तो नहीं, सुप्रीम कोर्ट में ये व्यक्ति जाकर के वकालत नहीं कर सकता है, ठीक है। और इससे जो डायरेक्ट रूप से जुड़े हुए हैं, ठीक है, या इसके समक्ष में है, वहां भी ये व्यक्ति जा करके क्या कर सकता है, समक्ष मतलब कि एकदम समानांतर में है, वहां भी जा करके ये व्यक्ति वकालत नहीं कर सकता है। तो समझ गए ना, तो बस यही आपको समझाना था, ठीक है। तो हम देखते हैं ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन क्या बोला गया है कि सिर्फ निम्न कोर्ट में, बोला कहाँ कर सकते हैं, तो सिर्फ निम्न कोर्ट में। क्या हमने ऐसा बात बोला कि सिर्फ निम्न कोर्ट में जाकर के ये क्या कर सकता है, वकालत कर सकता है, हमने उसको देखा कि नहीं कर सकता है कहाँ कहाँ। तो निम्न कोर्ट में अगर देखिएगा यहीं से आपको पता जाएगा, अगर निम्न कोर्ट में बोला, हो सकता है कि वो व्यक्ति निम्न कोर्ट से संबंधित हो, पहले कभी ना कभी काम किया हो। तो क्या ये आपको ऑप्शन सही दिखाई पड़ रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं भाई सही है, गलत है, ठीक है। फिर देखते हैं कि समान कोर्ट में हमने क्या बोला कि जो समक्ष है वहां पे क्या कर सकता है, ये नहीं जाकर के सुनवाई कर सकता है, यानी वहां पे अपना काम नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये भी खत्म हो गया। अच्छे क्वेश्चन ये सब है। जहां कहीं भी चाहे, ऐसा थोड़ी नहीं है कि जहां अगर मन से काम करेगा, ये तो ऐसे ही कर रहा है, तो थोड़ा लॉजी है। आगे क्या बोला गया, समान स्तर या
समान स्तर की अभी बात कर रहे हैं, या उच्च स्तरीय अन्य किसी न्यायालय में, उच्च स्तरीय की बात करते हैं, तो जब हाई कोर्ट के है तो उच्च स्तरीय कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो क्या वहां पे जा सकता है, कर सकता है, तो बोलिए कि नहीं। तो अब यहाँ पे चारों के चारों नहीं है, तो ऑप्शन में गड़बड़ी है, ठीक है। तो इसका आंसर तो बताइए दिया, अब ऑप्शन तो इसका पूर्व नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कितने वर्ष पर रिटायर होते हैं, ये पूछा गया, तो 65 वर्ष पर। और हाई कोर्ट के न्यायाधीश, तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं 62 वर्ष पर, क्या होते हैं, ये रिटायर हो जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय पूछा है तो ऑप्शन नंबर 4। क्या बोला गया, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो आप बताइए कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे, और प्रथम उपराष्ट्रपति की बात करते हैं तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, ठीक है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, कौन थे, प्रथम उपराष्ट्रपति, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। जाकिर हुसैन की बात करते हैं, तो ये जाकिर हुसैन को क्या हो गया था ना कि ये अपना राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए इनका क्या हो चुका था, मृत्यु हो चुका था, ठीक है। जाकिर हुसैन जो थे व्यक्ति, ये जब राष्ट्रपति का पद सुशोभित किए हुए थे यानी बैठे हुए थे, तो उस टाइम इनको ही क्या हो गया था, मृत्यु हो गया था, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। अगला क्या बोला गया है सो देखते हैं। बोला क्या गया है कि भारत में आम चुनाव कब हुए थे। अब देखिएगा, भारत में आम चुनाव की बात करते हैं तो भारत में आम चुनाव हुए थे 1951 से लेकर के 52 के बीच में हुआ था आम चुनाव, ठीक है। जिसके बाद में कांग्रेस को अच्छा खासा सीट आता है, और फिर उसके बाद में क्या होता है कि पहली बार सरकार बनाती है कौन, कांग्रेस पार्टी, ठीक है, चुनाव के बाद की पहली बार। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, आप देखिएगा 51-52, तो ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है। तो देखिएगा, आर्टिकल 80 के 3 के तहत राष्ट्रपति कौन, तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, राष्ट्रपति क्या करते हैं, राज्यसभा में, कहा तो राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं, तो 12 सदस्य को क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं। तो ये 12 सदस्य किस किस चीज से संबंधित रहना चाहिए, साहित्य से, ठीक है, कला से, साहित्य से, कला से, विज्ञान से, और एक क्या, समाज सेवा से। ये चारों से अगर कोई जुड़ा हुआ है तब ये हो सकता है समाज सेवा से, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि इस चार में से कोई है तो हमको कर ही दीजिएगा, नहीं। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन था। देखिएगा, भारत में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बात करते हैं तो ये 2 अक्टूबर 1959 को क्या हुआ था कि राजस्थान का एक जिला है कहाँ, नागौर, यहाँ पे सबसे पहले पंचायती राज को क्या किया गया था, लागू किया गया था। लेकिन इसे इस पंचायती राज को लागू तो किया गया था, लेकिन इसे संवैधानिक दर्जा देने की बात करते हैं तो कौन सा समिति आयोजन किया गया था, लक्ष्मीलाल सिंघवी समिति 1986 में। फिर उसके बाद में इसी जब संवैधानिक यानी संवैधानिक मान्यता देने की बात कहा था तब तो हुआ था 73वां संविधान संशोधन। समझ में आ गया था ना, आ गया, यही बात है इसको। तो ये आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा राजस्थान का नागौर जिला, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद में दूसरा कौन था, तो आंध्र प्रदेश था। आगे बोला क्या गया है, सरकार की ओर से भारत में महिलाओं के हित संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया है। महिलाओं के लिए एक ही काम कर रही है अभी, कौन, राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, ठीक है। इसका गठन की बात करते हैं तो इसका गठन कब हुआ था, 1990 में इसका गठन हुआ था, ठीक है। ये एक क्या है, संविधिक निकाय है, क्योंकि कानून बना करके इसका गठन किया गया है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलिए क्या बोला गया है, लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग हैं। देखिएगा, लोकतांत्रिक सरकार की बात करते हैं तो देखिएगा, अब हम यहाँ पे थोड़ा चर्चा करते हैं अच्छे से, यहाँ पे हम थोड़ा चर्चा आपको अच्छे से करते हैं, इधर लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम आपको लिखते हैं, देखिएगा अच्छे तरीके से लिखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। एक होता है कार्यपालिका, ठीक है, कार्यपालिका, और एक होता है विधायिका, और एक क्या होता है, न्यायपालिका, विधायिका, ठीक है, और एक क्या होता है, न्यायपालिका, न्यायपालिका। देखिएगा, अब यहाँ पे आपको समझना है, विधायिका के अंतर्गत में संसद आ जाते हैं, तो संसद में कौन कौन है, लोकसभा है, और फिर क्या हो जाएगा, राज्यसभा हो जाएगा। तो ये विधायिका है क्या, देखिएगा, विधायिका का मतलब समझ में आ गया, संसद। ये विधायिका है क्या, जहां पे कानून सिर्फ बनता है, ठीक है, यानी जो कानून बनाता है उसको विधायिका बोलते हैं।
और ये कार्यपालिका के अंतर्गत में ये बनाए गए कानून को जो लागू करता है ना वो कार्यपालिका है। जैसे में कार्यपालिका में कौन कौन आ जाएंगे, तो प्रेसिडेंट आ जाएगा, ठीक है, फिर प्राइम मिनिस्टर आ जाएगा, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर नहीं लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर तो लेंगे तो मंत्रिमंडल लेंगे ना तो वहीं पे घुस जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे उपराष्ट्रपति कर देते हैं, उपराष्ट्रपति और मंत्रिमंडल, ठीक है ना, ये सब कार्यपालिका के अंतर्गत में। तो क्योंकि अब मंत्री प्रधानमंत्री भी तो यही मंत्री में ना आ गया ना, समझ में आ गया, तो ये कार्यपालिका के अंतर्गत में आता है। और न्यायपालिका जानते हैं क्या करता है, कि तुमने कानून ठीक से बनाया है कि नहीं बनाया है, और ये कानून जो बनाया है तो कार्यपालिका इसे लागू करने का काम करती है, ठीक है। तो ये न्यायपालिका इस दोनों को जांच करती है, ठीक है ना, कि तुमने सब ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। समझ में आ गया ना, ठीक है, अब समझ में गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे क्या बोला गया है सो देखते हैं। क्वेश्चन पे क्या बोला गया है सो देखिएगा कि लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग है, तो कौन कौन है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ऑप्शन नंबर 3 एक हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पंचायतों, नगरों, निगमों और न्यायपालिकाओं के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्र के छोटे निर्वाचक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। देखिए इतना आसान क्वेश्चन पूछा जाता है जी, तो ये तो सभी को पता होगा, ये बाढ़ होगा जी। इतना आसान क्वेश्चन नहीं पूछा जाना चाहिए, ठीक है। चलिए देख रहे हैं ना, बोला क्या जा रहा है कि भारत में सरकार का रूप है, तो भारत में कैसा सरकार है जी, संसदीय व्यवस्था का सरकार है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले पे। अमेरिका में अध्यक्षीय हो जाएगा। तानाशाही कहाँ है, उत्तर कोरिया में। आगे देखते हैं। महापौर, ये महापौर कई लोगों को समझ में नहीं आया कि अरे क्या है महापौर। महापौर का अर्थ होता है मेयर। क्या हो गया, ये मेयर हो गया, ये मेयर हो गया। अब मेयर जानते हैं क्या होता है, नगर निगम के बाद सुने, नगर निगम देखिएगा, नगर निगम कैसे होता है जो हम बताते हैं। जिला पंचायत सुने, जिस तरह से अभी हमने बताया ग्राम पंचायत में, तो इस तरह से नगर में भी होते होंगे, ठीक है ना। तो जैसे मैं ग्राम ग्राम पंचायत, सॉरी ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, एगो जिला परिषद हमने बताया ना, उसी तरह से क्या होता है ना कि जिला पंचायत, नगर परिषद और एक ठो होता है नगर निगम। तो जो नगर निगम होता है ना ये बड़े शहर के लिए होता है, और नगर निगम और ये नगर परिषद जो होता है, ये नगर परिषद किसके लिए होता है, ये छोटे छोटे जिलों के लिए होता है, ठीक है। जिसमें आप जहानाबाद को देख लीजिए, मतलब ज्यादा भी छोटा ना, मीडियम साइज का। फिर उसके बाद में मसौरी क्षेत्र में पता है कि नहीं है, लेकिन फिर मतलब कि छोटे छोटे समझ जाइए। लेकिन अगर पटना की अगर हम बात करते हैं तो पटना के लिए कौन सा होगा, यही नगर निगम होगा। और इसके जो प्रमुख होते हैं ना, जो प्रमुख मेन, उसी को बोलते हैं मेयर। उसी को क्या बोलते हैं, मेयर। समझ में आ गया ना, बस यही चीज हम आपको समझाना था, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। अच्छा देखिए एक बार अच्छे से समझा देते हैं, ठीक है। हमको लग रहा है कि कई बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, तो देखिएगा समझाते हैं। समझाते हैं कैसे समझाते हैं। अभी हमने क्या बोला, एक हमने बोला जिला पंचायत। जिला पंचायत कौन होता है भाई, आपको समझ, जैसे में अब गांव और शहर के बीच का एक छोटा सा कस्बा टाइप के आप बोल सकते हैं, जहां पर अभी डेवलपमेंट है, शहर में जुड़ने की ओर तीव्र गति से बढ़ रहा है, वो जिला पंचायत के अंतर्गत में आ जाता है, ठीक है। फिर एक ठो आ जाता है क्या, हमने बोला नगर परिषद। कौन, नगर परिषद, ठीक है, नगर परिषद। और फिर एक ठो क्या हमने बोला, नगर निगम। नगर निगम। अब देखिएगा, नगर पर जिला जिला पंचायत तो समझ में आ गया, यानी शहर से थोड़ा, शहर से नीचे और गांव से उठ करके, यानी बीच वाला, ठीक है, ठीक है, बीच वाला। नगर परिषद की अगर हम बात बोलते हैं तो नगर परिषद जो होते हैं ये छोटे छोटे शहर के लिए है, जिसमें जहानाबाद आपका काफी खूबसूरत शहर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में और भी छोटे छोटे शहर हैं, उसके लिए आप जान सकते हैं। फिर अगर हम बात बोले नगर निगम, तो नगर निगम जो कहाँ पे रहता है, ये बड़े बड़े शहरों में, जैसे आप मुंबई जाइए, दिल्ली जाइए, ठीक है, फिर उसके बाद पटना जाइए, ये बड़े बड़े जो शहर है ना, कोलकाता चले जाइएगा, लखनऊ चले जाइएगा, वहां पे ये नगर निगम होते हैं। तो ये नगर निगम के जो प्रमुख होते हैं उसी को हम लोग बोल रहे हैं मेयर, ठीक है, समझ में आ गया। यही नगर निगम के प्रमुख को ही बोलते हैं मेयर। अब हमें क्वेश्चन यही पूछा था, अब समझ में आ गया होगा, उम्मीद है कि आपको अब समझ में आ गया होगा जो हम कहना क्या चाह रहे थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप खुद देखिएगा क्या हो जाएगा, नगर निगम हो जाएगा। इसका आंसर नगर निगम, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है, लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए। फिर बताने वाला का क्वेश्चन इसमें है, तो इसमें बताना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, अब्राहम लिंकन। ये सब क्वेश्चन बहुत हल्का है। क्या बोला गया है, भारत का संविधान। तो भारत का संविधान कैसा है भाई, तो बताइए, खुद ही बताइए। क्या भारत का संविधान लिखित है, तो कहिए कि हाँ लिखित तो है।
क्या, फिर उसके बाद में देखिएगा फिर क्या बोला गया है कि भारत का संविधान संघीय है। तो हाँ बिल्कुल, क्योंकि सभी में क्या किया गया है, शक्तियों को बंटवारा किया गया है। एकात्मक है, एकात्मक के बारे में भी बताया, क्या सेंट्रलाइज पावर किया गया है, नहीं, पावर को सेंट्रलाइज नहीं किया गया है। तो आप जहां जहां सी देखिए वहां लपेटिए, यहाँ पे सी है, खत्म हो गया। परंपराओं पर आधारित है, परंपरा मतलब कि दादा परदादा वाला जो नियम कानून सब आधारित है जी। तो लेकिन नहीं था, जहां जहां डी है वहां वाला पेटी है, आपके सामने एक ही को बच के आ गया, समझ गए। आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है कि जस्टिस अल्तमस कबीर के पश्चात, अरे ये तो करंट अफेयर वाला है, ठीक है, यानी उनके बाद कौन बना था, तो ये तो बिल्कुल नहीं देना, क्योंकि 16 का है, हम लोग हैं अभी 24 में। आगे देखिएगा, राज्यसभा में सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है। तो राज्यसभा की बात करते हैं, तो राज्यसभा का कौन सा आर्टिकल के तहत में गठन होता है, तो आर्टिकल 80 के तहत में गठन होता है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अब प्रत्येक दूसरे वर्ष पर 1/3 सदस्य क्या होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं, यानी रिटायर होते हैं, ठीक है, सेवानिवृत्त होते हैं प्रत्येक दूसरे वर्ष पर। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं क्या एक अस्थाई सदन है या अस्थाई सदन है, तो यह एक अस्थाई सदन है, इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। लोकसभा अस्थाई सदन नहीं है। इसको सदस्य के लिए आयु की बात करते हैं, तो इसके सदस्य की आयु आयु कितना है, 30 वर्ष होगा तभी बनेगा। लोकसभा में कितना होगा, तो 25 वर्ष। राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, राज्यपाल के लिए 35 वर्ष। चलिए समझ में आ गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई जी, राज्यसभा पूछा है, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया कि भारतीय कानून के अनुसार किसी अपराधी को किशोर के रूप में परिभाषित किया जाता है। देखिएगा, भारतीय कानून के अनुसार किसी को अपराधी को किशोर, किशोर किसको कहते हैं, जो 18 वर्ष से नीचे है। 18 वर्ष से जो ऊपर हो गया तो वयस्क में आ जाता है ना, ठीक है ना। तो इसको 18 वर्ष के नीचे वाले जितने भी उम्र के है उसको किशोर बोला जाता है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौलिक अधिकार नहीं है। देखिएगा, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार की चर्चा 12 से लेकर के 35 में किया गया है। भाग की बात करते हैं तो भाग 3 में चर्चा किया गया है, इसीलिए भाग 3 को मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। तो पूछेगा कि मैग्ना कार्टा कौन से हमारे भाग को बोला जाता है, तो भाग 3 को। ये मौलिक अधिकार लिया कहाँ से गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। अब देखिएगा हमें क्या बोला गया है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे लिखने का, ठीक है, कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। देखिएगा आप देखते हैं आर्टिकल 14 से 18 की अगर हम बात करते हैं तो समता एवं समानता का अधिकार दिया गया, समता एवं समानता का अधिकार, ठीक है। आर्टिकल 19 से 22 तक की बात करते हैं तो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद में 23 से 24 तक की बात करते हैं तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। 25 से 28 में बात करते हैं तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब मिलाते हैं, ठीक है, अब देखिए मिलाते हैं, और भी है, पहले मिला लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा, तो क्या बोला गया, समता का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, नहीं पूछा है, लेकिन है, समता का अधिकार है तो नहीं होगा। काम करने का अधिकार अभी चर्चा किया है तो बिल्कुल नहीं। आगे देखते हैं, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार आपको आर्टिकल 21 के ए में मिलेगा, ठीक है। आर्टिकल 21 के ए में मिलता है शिक्षा का अधिकार। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या किया जाएगा, निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा, ठीक है। ये मौलिक अधिकार है, हमें एकदम देना पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं है कि नहीं दे सकते। अगर हम एक व्यक्ति को, अगर एक व्यक्ति पहाड़ पर भी है तो उसके लिए मौलिक अधिकार है, उसके लिए स्कूल सरकार को खोलना पड़ेगा, तो पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमें मौलिक अधिकार संविधान ने दिया है, हमारा अधिकार, ठीक है ना, किसी को नेता ने हमें नहीं दिया है, नेता के दया दृष्टि से चल रहे हैं, तो ठीक है, समझ में आ गया। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28, तो ये भी है, ये भी है। तो काम का अधिकार नहीं दिया गया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधित है। तो 8वीं अनुसूची की बात करते हैं, तो 8वीं अनुसूची की बात करते हैं तो 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो कहिए कि ये भाषा से संबंधित है। तो जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उस समय भाषा कितना था, तो 14 गो भाषा था। तो अभी कितना है भाई, तो अभी 22 भाषा है। तो अच्छा, तो इसका मतलब 8 गो और जोड़ दिया है, तो कहिए कि हाँ जोड़ तो दिया है। तो कैसे कैसे जोड़ा है बताइएगा, देखिए बता देते हैं। देखिएगा 15वां यानी सिंधी को कब जोड़ा गया, तो सिंधी के लिए हुआ था, देखिएगा 21वां संविधान संशोधन होता है 1967 में होता है, ठीक है। 21वां संविधान संशोधन 1967 ईस्वी में क्या होता है,
संशोधन होता है और सिंधी को क्या कर लिया जाता है, ऐड कर लिया जाता है। ठीक है, तो 15 को हो गया। फिर उसके बाद में क्या होता है ना, कोंकणी, कोंकणी, फिर उसके बाद में मणिपुरी, और फिर उसके बाद में नेपाली कॉमन। इसको क्या किया जाता है कि 71वां संविधान संशोधन होता है। ठीक है, ठीक है, 71वां संविधान संशोधन होता है और फिर उसके बाद में इसे कब जोड़ा जाता है, 1992 ईस्वी में होता है। तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को ऐड कर लिया जाता है। तो 15 और 3 कितना हो गया, 18 हो गया। अब देखिएगा, फिर उसके बाद में क्या होता है ना कि 92वां संविधान संशोधन होता है कब, 2003 में। और 2003 में 4 भाषा को ऐड करेगा, कौन कौन, तो बोडो, ठीक है, डोगरी, डोगरी, फिर उसके बाद में मैथिली, फिर उसके बाद में संथाली। ये 4 भाषा को क्या करता है, ऐड करता है। तो भाषा अब कितना हो गया, तो 22 हो गया। ठीक है, चलिए समझ में आ गया ना, इस तरह पूरा हमको बता दिया। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में कोई चीज जी, भाषा, कहने क्या भाषा, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी को कब जोड़ा गया। देखिएगा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था ये 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, कब हुआ था, 1976 में हुआ था। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत से क्या किया गया था, प्रावधान को ऐड किया गया था। ठीक है, इसलिए इसे मिनी संविधान संशोधन भी बोलते हैं, यानी मिनी मतलब छोटा होता है। ठीक है, इसमें क्या क्या जोड़ा गया था सो देखते हैं। ठीक है, देखिएगा, समाजवादी, समाजवादी जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया, फिर उसके बाद में अखंडता जोड़ा गया। ये 3 शब्द को प्रस्तावना में क्या कर लिया गया था, ऐड कर लिया गया था। ठीक है, प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। और प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है, तो वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और कौन सा प्रस्तावना बनता है, जो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को गांधी जी जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश करते हैं संविधान सभा में, तीसरा बैठक में, उद्देश्य प्रस्ताव, वही वाला तो आगे चल करके प्रस्तावना बनता है, जिसको संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था, तो 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया था। समझ में आ रहा है, ये वही वाला की बात है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला, उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं। देखिएगा, 2016 का है, ऑप्शन काट दीजिए। अभी की बात करते हैं तो 34 गो न्यायाधीश हैं, जिसमें से 33 गो न्यायाधीश हैं और एक गो है चीफ न्यायाधीश, यानी चीफ जस्टिस है। ये क्या है, तो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। तो CJI कर दें, CJI एक है CJI, तो कितना हो गया, 33 और एक 34 गो, तो अब बढ़ गया है काय की, तो यह तो आंसर गलत है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्या बोला गया है, निम्न में से कौन सा आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है, यानी संविधान में आर्टिकल में उसका चर्चा नहीं किया गया है। ठीक है, तो देखिएगा, वित्त आयोग की बात करते हैं तो वित्त आयोग का चर्चा तो 280 में किया गया है, तो जिसका आर्टिकल में चर्चा किया गया है वो सब संवैधानिक ही होगा। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया, ये तो है, हमें नहीं पूछा है। संघ लोक सेवा आयोग की बात करते हैं तो 315, ये भी नहीं होगा। चुनाव आयोग की बात करते हैं तो 324, तो ये भी किया गया है। कर्मचारी का नहीं किया गया, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्या बोला गया है कि परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी विधि के प्रश्न या जनता के विशेष महत्व को के तथ्य पर परामर्श भेज सकता है। देखिएगा, अब हम बात करते हैं क्या होता है। एक आर्टिकल है 143, ये 143 जानते हैं क्या है, जैसे में अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि कोई नियम कानून है या कुछ बात है, तो उसके लिए हमें सुप्रीम कोर्ट से क्या करवाना है, सलाह लेना है कि ये आप सलाह दीजिएगा। तो सुप्रीम कोर्ट जानते हैं माना कभी नहीं कर सकता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कभी भी माना नहीं कर सकता है कि नहीं हम नहीं देवे करेंगे आपको सलाह, काहे जरूरत पड़ेगी हमको सलाह को। लेकिन जब ये सलाह दे देगा ना, तो राष्ट्रपति को जरूरी नहीं है कि इसका सलाह को ये मानवे करेगा। समझ गए, कितना बढ़िया सा जुगाड़ लगाया हुआ। अगर ये राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट सलाह किससे मांगा है, हमारा राष्ट्रपति अगर सलाह किससे मांगा है, सुप्रीम कोर्ट है, तो इसको लाजमी है देना, किसको, सुप्रीम कोर्ट को। लेकिन मानना इसके लिए बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, तो ये मांगता कौन है, सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 143 के तहत। ठीक है, जिसको परामर्श दाता अधिकार भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा, आंसर 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? देखिएगा, धन विधेयक की बात करते हैं तो आर्टिकल 110 में क्या बोला गया है कि धन विधेयक को कौन बता सकता है कि हाँ ये धन विधेयक है? तो ये बताएगा कौन? तो ये बताएगा स्पीकर, ठीक है, स्पीकर। और आर्टिकल 117 में क्या बोला गया है? वित्त विधेयक के बारे में चर्चा किया गया है। क्या बोला गया है? वित्त विधेयक के बारे में चर्चा किया गया है। कई बच्चों को लगा धन विधेयक और वित्त विधेयक क्या है? तो धन विधेयक जिसमें पैसा कौड़ी के बारे में चर्चा है, वित्त विधेयक नॉर्मल विधेयक को कहते हैं, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके अब 109 में क्या बोला गया है ना कि जैसे में धन विधेयक जो होगा, ये धन विधेयक हमेशा लोकसभा में ही पेश किया जाएगा, ठीक है, और राज्यसभा इसे 14 दिन तक अपने पास मैक्सिमम रख सकती है। कौन? राज्यसभा। लोकसभा में पेश किया जाएगा, 14 दिन तक राज्यसभा रख सकती है, राज्यसभा इसे नामंजूर कभी भी नहीं कर सकती है। ये केवल लोकसभा को सलाह मशवरा दे सकती है कि इसमें ये वाला सुधार कर दीजिएगा, आओ लिखिएगा टोन में ही क्या बोला, कर दीजिएगा, तो कर दीजिएगा। तो लोकसभा को मन होगा तो करेगा और नहीं मन होगा तो नहीं करेगा, नहीं यार हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर ये नहीं भी इसका इच्छा है राज्यसभा का तो 15वां दिन ये अपने आप पास हो जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम कितना दिन? 14 दिन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 14 दिन, ठीक है। तो देखिए यहीं तक था वीडियो, थोड़ा सा मेहनत आपको दिखाई पड़ रहा होगा भाई, मेरा चैनल काफी छोटा है, ठीक है। तो आप अगर क्या हम बता सकते हैं, आपको जैसा इच्छा करे कीजिएगा। तो मेरा मतलब कि बताने का तरीका आपको फायदा लग रहा होगा, अच्छा बता रहे होंगे तो फिर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप कुछ सुधार की जरूरत है तो जरूर हम करेंगे उस पर, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनों का ख्याल जरूर रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।